आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर सेशन चैप्टर 7 फाइनेंशियल प्लानिंग। टेस्ट योर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 1, विच अमोंग द फॉलोइंग वुड यू रिकमेंड इन ऑर्डर टू सीक प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनफोर्सिन इवेंट्स। मतलब नीचे जो ऑप्शंस दिए हैं उसमें से कोई भी अनसर्टन इवेंट अगर होता है तो आप क्या रिकमेंड करोगे। ऑप्शंस है इंश्योरेंस, ट्रांजैक्शनल प्रोडक्ट्स लाइक बैंक एफडीज, शेयर्स या फिर डिबेंचर्स। तो अनफोर्सिन इवेंट्स में प्रोटेक्शन के लिए इंश्योरेंस जो है ये ऑप्शन सही है। टेस्ट यूर सेल्फ टू, व्हेन इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट फाइनेंशियल प्लानिंग। मतलब फाइनेंशियल प्लानिंग शुरू करने का सबसे उचित समय कौन सा है। इसके ऑप्शंस है पोस्ट रिटायरमेंट, एज सुन एज वन गेट्स हिज फर्स्ट सैलरी, आफ्टर मैरिज, ओनली आफ्टर वन गेट्स रिच। तो इसमें से सही जवाब है एज सुन एज वन गेट्स हिज फर्स्ट सैलरी। मतलब हमारी पहली तनख्वाह जब आती है तो उसी वक्त से हमें फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में सोचना चाहिए और शुरुआत करनी चाहिए। टेस्ट यूर सेल्फ 3, विच अमोंग द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्स प्लानिंग। मतलब नीचे जो ऑप्शंस दिए हैं इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो टैक्स प्लानिंग के उद्देश्य में नहीं आते। तो इसके ऑप्शंस है मैक्सिमम टैक्स बेनिफिट, रिड्यूस टैक्स बर्डन एज अ रिजल्ट ऑफ प्रूडेंट इन्वेस्टमेंट, टैक्स इवेजन, फुल एडवांटेज ऑफ टैक्स ब्रेक। तो इसका आंसर जो है ये टैक्स इवेजन है। इवेजन मतलब अवॉइड करना या दूर भागना। टैक्स अवॉइड करना ये टैक्स प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। हम लोगों को टैक्स जो है वो भरना चाहिए और उसका जो बेनिफिट्स है वो भी लेने चाहिए। सेल्फ एग्जामिनेशन क्वेश्चन 1, एन इंडिविजुअल विथ एन एग्रेसिव रिस्क प्रोफाइल इज लाइकली टू फॉलो वेल्थ इन्वेस्टमेंट स्टाइल। मतलब जो एग्रेसिव रिस्क प्रोफाइल वाला इंसान है वो इसमें से कौन सी स्टाइल अपनाएगा। ऑप्शंस है कंसोलिडेशन, सेकंड गिफ्टिंग, थर्ड एक्यूमुलेशन, 4 स्पेंडिंग। तो इसमें से थर्ड ऑप्शन जो है ये सही जवाब है। जो एग्रेसिव रिस्क प्रोफाइल को धारण करता है वो वेल्थ एक्यूमुलेशन इन्वेस्टमेंट स्टाइल को प्रीफर करेगा। क्वेश्चन नंबर 2, विच अमोंग द फॉलोइंग इज वेल्थ एक्यूमुलेशन प्रोडक्ट। मतलब नीचे जो ऑप्शन है उसमें से वेल्थ एक्यूमुलेशन प्रोडक्ट कौन सा है। बैंक लोन्स, शेयर्स, टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी, सेविंग्स बैंक अकाउंट। तो इसमें से ऑप्शन 2 जो है ये वेल्थ एक्यूमुलेशन प्रोडक्ट है। बैंक लोन में तो ये लाइबिलिटी हो गया, हमें उल्टा बैंक को कुछ इंटरेस्ट के साथ जो हमारा लोन अमाउंट है वो क्लियर करना होता है। शेयर्स में थोड़ा रिस्क है लेकिन इसके रिटर्न्स जो है कंपैरेटिवली अच्छे रहेंगे अगर लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे। टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी जो है ये रिस्क कवर करती है इसका और वेल्थ का कोई रिलेशन नहीं है। सेविंग बैंक अकाउंट जो है इसमें हमें एक नॉमिनल 3 to 4.5% तक हमें इस पे इंटरेस्ट मिलता है। तो इससे हम लोग वेल्थ एक्यूमुलेट जो है वो नहीं कर पाएंगे। तो इसका आंसर जो है ये सेकेंड है शेयर्स। क्वेश्चन नंबर 3, सेविंग्स कैन बी कंसिडर्ड एज अ कंपोजिट ऑफ 2 डिसीजंस, चूज देम फ्रॉम द लिस्ट बिलो। मतलब सेविंग्स करना जो है ये 2 डिसीजंस पे निर्भर करता है। तो जो भी नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से बेस्ट ऑप्शन जो है उसे चूज करना है। ऑप्शंस है रिस्क रिटेंशन एंड रिड्यूस कंजम्पशन, गिफ्टिंग एंड एक्यूमुलेशन, स्पेंडिंग एंड एक्यूमुलेशन, पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजम्पशन एंड पार्टिंग विथ लिक्विडिटी। तो इसमें ऑप्शन 4 जो है पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजम्पशन एंड पार्टिंग विथ लिक्विडिटी, ये जो ऑप्शन है ये सही है। अभी जैसे मुझे मोबाइल लेना है एक 25,000 का, मैंने वो अगर सोचा कि इसी महीने में लेना है तो मेरी जो कैश है मेरे पास वो चली जाएगी। लेकिन मैं पोस्टपोन करता हूँ कि ठीक है अभी जो मेरा जो पहले वाला मोबाइल है वो ठीक चल रहा है और मुझे अभी नीड नहीं है, तो मैं एक काम करता हूँ 2 महीने के बाद ये मोबाइल जो है ये खरीद लूँगा। तो इसको पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजम्पशन कहा जाएगा। तो ये 2 महीना अगर 25,000 रुपये में बैंक में अगर डिपॉजिट रखता हूँ सेविंग अकाउंट में भी, तो मुझे उस पर कुछ ना कुछ इंटरेस्ट जो है वो आ जाएगा। इंटरेस्ट का एक बेनिफिट वहाँ पे मिल जाएगा और मेरी जो सेविंग्स है वो भी बरकरार रखेंगी। पार्टिंग विथ लिक्विडिटी मतलब ऐसा ऑप्शन होना चाहिए कि इमरजेंसी में अगर मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो मैं वो इमीडिएटली विड्रॉल भी कर सकूं। तो जब हम लोग सेविंग्स के बारे में डिसाइड करते हैं तो ये 2 चीज़ें जो है ये ध्यान में रखनी चाहिए।
क्वेश्चन 4. ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ लाइफ विल एन इंडिविजुअल अप्रिशिएट पास्ट सेविंग द मोस्ट? मतलब नीचे दिए गए ऑप्शंस में से ऐसी कौन सी स्थिति है जो पास्ट की गई सेविंग्स के बारे में उसको खुशी होगी? तो इसके ऑप्शंस है पोस्ट रिटायरमेंट, अर्नर, लर्नर और जस्ट मैरिड. इसका जो आंसर है पोस्ट रिटायरमेंट. मतलब रिटायर होने के बाद जब हमारी इनकम स्टॉप होने वाली है तो हम लोगों ने जो पहले पास्ट में जो भी सेविंग्स करके रखी है, जो भी प्रोविजंस करके रखी है, तो उसके बारे में हमें बिल्कुल ही आनंद मिलेगा, बिल्कुल ही हमको सुख मिलेगा. अच्छा हुआ कि हमने पहले ही कुछ सेविंग करके रखा है. क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन इन्वेस्टमेंट हॉराइजन एंड रिटर्न्स? मतलब इन्वेस्टमेंट का जो समय है वो और उसमें से मिलने वाले रिटर्न्स में क्या रिलेशन है? तो ऑप्शंस है both are not related at all. Greater the investment horizon, the larger the returns. Greater the investment horizon, the smaller the returns. Greater the investment horizon, more tax on returns. तो इसका सेकेंड ऑप्शन जो है ग्रेटर द इन्वेस्टमेंट हॉराइजन द लार्जर द रिटर्न्स, ये ऑप्शन सही है. ज़्यादा समय के लिए जब हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें से रिटर्न्स जो है वो कभी भी अच्छे ही आने वाले हैं. क्वेश्चन नंबर 6. विच अमॉन्ग द फॉलोइंग कैन बी कैटेगराइज अंडर ट्रांजैक्शनल प्रोडक्ट्स? मतलब नीचे जो ऑप्शंस है इसमें से ट्रांजैक्शनल प्रोडक्ट्स कौन से हैं? तो ऑप्शंस है बैंक डिपॉजिट्स, लाइफ इंश्योरेंस, शेयर्स या बॉन्ड्स. तो इसमें से फर्स्ट ऑप्शन जो है बैंक डिपॉजिट्स, ये ट्रांजैक्शनल प्रोडक्ट्स के श्रेणी में आता है. क्वेश्चन नंबर 7. विच अमॉन्ग द फॉलोइंग कैन बी कैटेगराइज अंडर कंटिजेंसी प्रोडक्ट? मतलब नीचे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें से ऐसे कौन से प्रोडक्ट है जो हमें फ्यूचर में होने वाली अनफॉर्चुनेट इवेंट्स में सपोर्ट करेंगे? ऑप्शन है बैंक डिपॉजिट्स, लाइफ इंश्योरेंस, शेयर्स या फिर बॉन्ड्स. तो इसका आंसर है लाइफ इंश्योरेंस. क्वेश्चन नंबर 8. विच ऑफ द बिलो कैन बी कैटेगराइज अंडर वेल्थ एक्यूमुलेशन प्रोडक्ट्स? मतलब नीचे जो ऑप्शंस है इसमें से वेल्थ एक्यूमुलेशन प्रोडक्ट्स में हम लोग किसको कैटेगराइज करेंगे? ऑप्शंस है बैंक डिपॉजिट्स, लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस या फिर शेयर्स. तो शेयर्स जो है ये वेल्थ एक्यूमुलेशन प्रोडक्ट्स में कैटेगराइज होते हैं. क्वेश्चन नंबर 9. डैश इज अ राइज इन जनरल लेवल ऑफ प्राइजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम? मतलब अर्थव्यवस्था में किसी भी वस्तु या सेवा की जो भी कीमत है उसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी जो आती है उसको हम लोग क्या कहेंगे? ऑप्शन है डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन. ऑप्शन 2 इन्फ्लेशन, ये इसका सही जवाब है. क्वेश्चन 10. Which of the below is not a strategy to maximize discretionary income? मतलब जो भी नीचे ऑप्शंस दिए हैं उसमें से कौन सी स्ट्रैटेजी नहीं हो सकती जिससे डिस्क्रिशनरी इनकम है वो बढ़ा सके? ऑप्शंस है डेप्ट रिस्ट्रक्चरिंग, लोन ट्रांसफर, इन्वेस्टमेंट रिस्ट्रक्चरिंग या फिर इंश्योरेंस परचेस. डिस्क्रिशनरी इनकम मतलब कोई भी इंडिविजुअल की ऐसी इनकम जो उसकी बेसिक नीड्स सेटिस्फाई होने के बाद इन्वेस्टमेंट या सेविंग्स करने के लिए जो अमाउंट बचती है उसको कहा जाता है. तो इसमें से इंश्योरेंस परचेज जो है ये स्ट्रैटेजी नहीं है डिस्क्रिशनरी इनकम जो है वो बढ़ाने की. डेप्ट रिस्ट्रक्चरिंग या लोन ट्रांसफ़र अगर हम लोग करेंगे तो कुछ पैसा जो है हम लोग बचा पाएंगे. इन्वेस्टमेंट रिस्ट्रक्चरिंग से भी कुछ पैसा जो है हम लोग बचा पाते हैं. लेकिन इंश्योरेंस परचेज जो है ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें हम लोग जो पैसा है वो बचा नहीं पाएंगे. तो इसका आंसर है इंश्योरेंस परचेज. तो इस चैप्टर में इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में.